जीवन में हम ज़्यादा चिंतन या विचार नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि हम सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार नहीं करते हैं। हम इस समस्या पर विचार नहीं करते कि हम सुखी क्यों नहीं हैं। इस बारे में विचार नहीं करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या जीवन हमें क्या दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक टाइम मैनेजमेंट का हिंदी संस्करण अनुवाद करता डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 8। विचारशील मनोदशा से हमेशा लाभ होते हैं। मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास, जिसमें हर दिन कम से कम आधे घंटे का समय लगाना चाहिए, केवल शुरुआत है। मस्तिष्क मनुष्य के जटिल शरीर का सबसे बेलगाम सदस्य होता है। इसे नियंत्रित करने के बाद आपको इसे जुए में बांधना होगा ताकि इसकी शक्ति से आपको लाभ हो सके। आज्ञाकारी मस्तिष्क होने का क्या लाभ? जब तक कि आप इसकी आज्ञाकारिता से यथासंभव अधिकतम लाभ न ले, इसके लिए हमें अध्ययन के लंबे रास्ते पर चलना होगा। अब अध्ययन का यह रास्ता कौन सा होना चाहिए, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं हो सकता। दरअसल इस बारे में कभी कोई प्रश्न रहा ही नहीं है। सभी युगों के सभी बुद्धिमान लोग इस पर सहमत हैं, और यह साहित्य नहीं है, न ही कला है, न ही इतिहास या विज्ञान है। यह तो मनुष्य के स्व का अध्ययन है। मनुष्य खुद को जानो, ये शब्द इतने घिसे पिटे हैं कि इन्हें लिखने में मुझे शर्म आती है, लेकिन इन्हें लिखना ही होगा क्योंकि यह जरूरी है। मनुष्य खुद को जानो। मैं यह बात जोर से कहता हूँ। यह उन वाक्यों में से एक है जो हम सभी ने सुना है, जिसका महत्व हर व्यक्ति स्वीकार करता है, लेकिन जिसका अभ्यास केवल सबसे बुद्धिमान लोग ही करते हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के सामान्य अच्छे इरादे वाले मनुष्य के जीवन में किसी भी चीज की इतनी ज्यादा कमी नहीं है जितनी कि विचारशील मनोदशा की है। जीवन में हम ज्यादा चिंतन या विचार नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि हम सचमुच महत्वपूर्ण चीजों पर विचार नहीं करते हैं। हम इस समस्या पर विचार नहीं करते कि हम सुखी क्यों नहीं हैं। इस बारे में विचार नहीं करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या जीवन हमें क्या दे रहा है। हम इस बारे में भी विचार नहीं करते हैं कि हमारे निर्णयों में तर्क कितना योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम अपने सिद्धांतों और आचरण के आपसी संबंध पर भी विचार नहीं करते हैं। और फिर भी आप खुशी की खोज कर रहे हैं, है ना? क्या आपको यह मिल गया? संभावना इस बात की है कि यह आपको नहीं मिला होगा। संभावना इस बात की है कि आप यह विश्वास कर चुके होंगे कि इस संसार में सुख हासिल हो ही नहीं सकता, लेकिन आपसे पहले कई लोगों ने इसे हासिल किया है और उन्होंने यह एहसास करके इसे हासिल किया है कि सुख शारीरिक या मानसिक आनंद से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि तर्क शक्ति के विकास से मिलता है और सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करने से मिलता है। मैं मानता हूँ कि आप इससे इनकार करने की जुर्रत नहीं करेंगे अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी तर्क शक्ति, सिद्धांतों और आचरण पर समुचित विचार नहीं करते हैं, तो आप
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप सुखी होने के लक्ष्य तक पहुंचने के उस एक मुख्य काम को नहीं कर रहे हैं जिसके बिना यह मिल ही नहीं सकता। अब शर्म मुझे आनी चाहिए या आपको आनी चाहिए, इस बात से न घबराइए कि मैं कुछ निश्चित सिद्धांत आप पर थोपना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपके सिद्धांत क्या है इसकी मुझे यहाँ कोई परवाह नहीं है। हो सकता है आपका सिद्धांत यह हो कि चोरी करना सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जिस इंसान का आचरण उसके सिद्धांतों के काफी अनुरूप नहीं होता है, उसका जीवन मूर्खतापूर्ण होता है। दैनिक परीक्षण, चिंतन और संकल्प के जरिए ही आचरण को सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। चोर के दुख का कारण बस यह होता है कि उसका आचरण चोरी का होता है, जबकि उसके अंदर के सिद्धांत चोरी के विपरीत होते हैं। यदि चोर सचमुच चोरी की नैतिक उत्कृष्टता में विश्वास रखता हो तो उसके लिए सजा सुखद अनुभव होगी, जैसे कि यह शहीदों के मामले में होती है। सभी शहीद सुखी अनुभव करते हैं क्योंकि उनका आचरण और उनके सिद्धांत समान होते हैं। जहाँ तक तर्क शक्ति का सवाल है, जिससे आचरण तय होता है और जो कुछ हद तक सिद्धांत बनाने से भी जुड़े हुए हैं, यह हमारे जीवन में हमारी कल्पना से बहुत कम भूमिका निभाती है। मनुष्य को तार्किक प्राणी माना जाता है, लेकिन अगर आप आंखें खोलकर संसार पर नजर डालें तो हम तार्किक कम, भावुक ज़्यादा होते हैं और हम जितना कम विचार करते हैं हम उतने ही कम तार्किक होंगे। अगली बार जब आप स्टिक के ज़्यादा पकने पर वेटर पर गुस्सा हो तो अपनी तर्क शक्ति से सलाह ले। यह संभवतः आपको बता देगी कि वेटर ने स्टिक नहीं पकाया था और उसका स्टिक पकाने पर कोई नियंत्रण नहीं था, और भले ही सारा दोष उसी का हो, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह आप केवल अपनी गरिमा खो रहे हैं। समझदार लोगों की निगाह में मूर्ख नजर आ रहे हैं और वेटर का दिमाग खराब कर रहे हैं, जबकि इससे आपकी स्टिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तर्क शक्ति के साथ इस परामर्श का परिणाम यह होगा कि जब अगली बार आपका स्टिक ज़्यादा पक जाएगा तो आप वेटर के साथ मनुष्यता का आचरण करेंगे, दयालुता के भाव से शांत रहेंगे, लेकिन विनम्रता से नया स्टिक लाने पर जोर देंगे। लाभ स्पष्ट और ठोस होगा। सिद्धांतों के बनने या बदलने में और आचरण के अभ्यास में छिपी हुई पुस्तकों से काफ़ी मदद मिल सकती है। मैंने पिछले अध्याय में मार्क्स एरेलियस और एपिक्टेटस का जिक्र किया है। आपके दिमाग में इससे भी ज़्यादा लोकप्रिय पुस्तकें आ सकती है। मैं पास्कल, ला ब्रूयर और इमर्सन का जिक्र भी कर सकता हूँ। मेरे मामले में तो मैं हमेशा मार्क्स एरेलियस के साथ ही यात्रा करता हूँ। हाँ, पुस्तकें मूल्यवान है, लेकिन पुस्तकों को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अपने हाल के कामों का दैनिक स्पष्ट ईमानदार परीक्षण भी अनिवार्य है। पढ़ना अतीत के परीक्षण या भविष्य की योजना की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि परीक्षण करते समय आप खुद के स्व को लगातार देखते हैं। हालांकि इससे आप विचलित हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण काम कब किया जाएगा,
मेरे ख्याल से शाम की यात्रा का एकांत इसके लिए सही है। दिन की आजीविका कमाने की मेहनत के बाद स्वाभाविक रूप से विचारशील मनोदशा आती है। जाहिर है, अगर आप इस बुनियादी और बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य को करने की बजाय आप अखबार पढ़ना ज़्यादा पसंद करें, जिसे आप अपने डिनर का इंतजार करते समय भी उतनी ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन दिन में किसी न किसी समय यह काम जरूर करें। अब मैं शाम के घंटों पर आता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।